हेलो गाइस। यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के फ़िज़िक्स के सिलेबस की। आप जानेंगे इसमें क्या क्या पैक और कैसे कैसे पढ़ना होता है और कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। इससे क्या होगा, आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करने में आसानी होगी और आप सीक्वेंस वाइज और समझ पाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और प्लानिंग कर पाएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को, ओवरव्यू ऑफ फिज़िक्स क्लास 11। तो आज जो आपका फ़िज़िक्स का सिलेबस है वो मेनली 3 पोर्शनों में बांटा जा सकता है। एक मैकेनिक्स, एक हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, एक एसएचएम एंड वेव्स। जो आपका ये मैकेनिक्स का पार्ट है वही सबसे बड़ा पोर्शन है और इसी को आप सबसे ज़्यादा पढ़ते भी हैं और यही सबसे ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है। तो यही मैकेनिक्स का पार्ट है। वैसे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, एसएचएम एंड वेव्स भी काफ़ी अच्छे पोर्शंस हैं जिसमें अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। मैकेनिक्स में आपके कोई जो फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे चैप्टर्स मैकेनिक्स के हैं और जो सेकंड पार्ट है उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स भी मैकेनिक्स के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं मैकेनिक्स एक कितना बड़ा पार्ट है। तो जो आपका मैकेनिक्स है उसमें भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी काइनेमेटिक्स है, जो सेकंड है वो एनएलएम, थर्ड फ्रिक्शन, फोर्थ पावर एनर्जी, फिर सर्कुलर मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास, फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, फिर ग्रेविटेशन, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और फिर इसके बाद आपका आखिरी में आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। और जो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में है वो उसका सबसे पहला चैप्टर होता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सेकंड चैप्टर जो होता है वो होता है आपका थर्मोडाइनमिक्स और जो थर्ड चैप्टर होता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी में जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ और थर्मोडाइनमिक्स में आप थोड़ा बहुत हीट के लिए पढ़ते हैं, हीट की थोड़ी चर्चाएँ होती हैं इन तीनों चैप्टरों में। और जो थर्ड यूनिट है आपकी एसएचएम एंड वेव्स, वो आपके चैप्टर इन्हीं नाम से हैं। पहला जो चैप्टर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेशन नाम से है और जो सेकंड चैप्टर है वो वेव्स के नाम से है। तो जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस तरह ही डिवाइडेड है। और जो मैकेनिक्स है आप काइनेमेटिक्स में, मतलब जो मैंने चैप्टर्स या यूनिट्स की बात करी है एनसीईआरटी में उसे अलग नाम से थोड़ा थोड़ा दे रखा है। काइनेमेटिक्स को आपका एनसीईआरटी में 2 चैप्टर्स के नाम से दे रखा है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन। तो ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर हैं। और जो फर्स्ट 2 चैप्टर है फिज़िकल वर्ल्ड और यूनिट एंड डायमेंशंस, वो आपके थोड़े अलग ही हैं और सिंपल चैप्टर्स हैं पूरी फिज़िक्स के। तो जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो तो पढ़ाया भी नहीं जाता जनरली, और जो यूनिट एंड डायमेंशंस हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रखता है और वो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। तो जो आपका काइनेमेटिक्स है यार, उससे पहले ना आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स वगैरह की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन चैप्टरों को अच्छे से इनमें महारती बन सकते हैं। तो आप इसलिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रखता है फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैकेनिक्स है इसमें आप, जो काइनेमेटिक्स है इसमें आप फोर्स के एप्लीकेशंस को सीखते हैं। जैसे हम फोर्स किसी पे लगा रहे हैं तो फोर्स से क्या प्रोड्यूस होगा, कोई किसी बॉडी में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह आएगा। तो ये जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी आएगा उस बॉडी में, उसकी चर्चा करते हैं हम पूरे काइनेमेटिक्स में। फिर हम बाद में जाके इस फोर्स की चर्चा करते हैं एनएलएम फ्रिक्शन में, कि ये फोर्स लगेगा तो कैसे कैसे बॉडी बिहेव करेगी, कितना फोर्स लगेगा तो कितना एक्सीलरेशन आएगा। ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। पहले ये बातें करते हैं इतना एक्सीलरेशन है तो क्या वेलोसिटी होगी, किस टाइम पे कहाँ पे पार्टिकल पहुंच जाएगा। तो काइनेमेटिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं और बेसिक्स आप फिर एनएलएम फ्रिक्शंस, वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा बहुत जानते हैं, ये फोर्सेस के एप्लीकेशन के बारे में। वर्क पावर एनर्जी में थोड़ी एनर्जी की चर्चा ज़्यादा होती है, वर्क की एनर्जी, जो फोर्स से जो वर्क हमारा वर्क हो रहा है उसकी एनर्जी चर्चा ज़्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और जो सेंटर ऑफ मास है वो यार काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हमें आसान करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन है जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशंस बड़े आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद से।
तो यार बड़े ही इंटरेस्टिंग पार्ट हैं, और जो सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन है वो ही काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, जिसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा कहते हैं, मतलब सब थोड़ा डरते हैं, लेकिन यार वो इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। और इसके बाद आपका ग्रेविटेशन आता है। जब न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था तो उसने ग्रेविटेशन की खोज करी थी, वही वाला जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन नाम से आपको पढ़ाया जाता है। इसी में आप जानते हैं कि अगर रॉकेट मतलब किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी तो वो धरती की से स्पेस में जा सकता है। और इसी के बाद आप पढ़ते हैं सेस एंड स्ट्रेन, थोड़ी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो वो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें आप लिक्विड के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौलीज इक्वेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप दोबारा पढ़ते हैं, अलग ही उनके क्वेश्चंस वगैरह अलग ही हो जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक बड़ा ही शानदार चैप्टर है। हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स भी एक अलग ही पोर्शन है, उसमें भी अलग ही तरह के मज़े आते हैं। जो हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स है यार वो बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं, मतलब पढ़िएगा तो जानिएगा। और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ही थर्मोडाइनेमिक्स, और ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है इसमें आप हीट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि मान लीजिए आप एक पार्क में हैं तो आपके पास दो चेयर है बैठने के लिए, एक वुडन चेयर है एक आयरन की चेयर है, तो आप किस पे बैठेंगे? ऑफ कोर्स वुडन चेयर पे। क्यों? आपको ऐसा लगेगा कि वुडन चेयर का टेम्परेचर कम होगा और आयरन चेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए यार थोड़ी आयरन चेयर पे हीट ज़्यादा लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, दोनों का टेम्परेचर सेम ही होता है। वुडन चेयर पे थोड़ी सी हीट ट्रांसफ़र थोड़ी धीरे होती है, वो सब आप इन चैप्टर्स में जानेंगे। और भी कई सारे सरप्राइजेस भरे हुए हैं। और एसएचएम एंड वेव्स, जो एसएचएम वेव्स वो ऐसे कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसे एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और ऑसिलेशंस में आप कोई सा भी ऐसे पार्टिकल्स करे तो उसे ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसी तरीके से वेव्स जो चलती है, सारी वेव्स आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। साउंड वेव, लाइट वेव, हर तरीके से वायर में जाती है वेव, बहुत जगह जाती है। स्ट्रिंग वेव, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वे बेसिकली आपको 11th क्लास में वेव्स में दो ही तरीके की वेव्स पढ़नी होती है, एक होती है स्ट्रिंग वेव, एक होती है साउंड वेव। और बाकी जो थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप पूरी 12th में इसी के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो बस ख़त्म करते हैं। तो पढ़िएगा यार, इस सिलेबस के ओवरव्यू की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस की पूरा ओवरव्यू होता है तो हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। यार मैंने जब ऑनलाइन स्टडीज़ करी थी यार, पूरा सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू रखा था, और सब चीज़ मैंने पूरा ईयर ही डिसाइड कर लिया था कि कब तक मेरा क्या क्या ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ऑनलाइन स्टडीज़ करते वक्त कोई मेंटोर होता नहीं है, कोई बताने वाला होता नहीं है, क्योंकि हम खुद ही के मेंटोर्स होते हैं। खुद ही डिसाइड करना होता है कौन सा चैप्टर कब तक ख़त्म करना है। चाहे साल की स्टार्टिंग में थोड़े बहुत कोचिंग प्लान्स देख लेना है यार, डाउनलोड करके जो भी है ना, तो उनके थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स कितने हैं, कितने दिन में मैं ये चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ, थोड़ी लेंथ वगैरह देख लेना, आइडिया ले लेना, फिर पूरा प्लान्स बना लेना। और कोशिश करना है कि वो पूरा समय के साथ होता जाए। इससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे पूरे ईयर में। इसलिए यार मैं कहता हूँ इस सिलेबस के ओवरव्यू की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए फिर एंड करते हैं यार इस वीडियो को।